इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 121। राधिका, तुम्हारा तरीका वाकई शानदार है, रिया ने धीमी आवाज में कहा। बेशक, राधिका ने गर्व से अपनी ठुड्डी उठाई और लगभग फूल को अपने सिर पर गिरा दिया। चूंकि वे खेती कर रहे थे, इसलिए उन्हें फूलों में लंबे समय तक बैठना थकाऊ नहीं लगा। उन दोनों ने तय किया कि जब तक अनन्या और अलीशा उन्हें नहीं ढूंढ पाती, वे यहीं रहेंगी। हालांकि जब उन्होंने राजमेहरा को अनन्या और बाकी लोगों को बाहर लाते देखा, तो छोटी लड़कियां अब और शांत नहीं रह सकीं। पिताजी भी बाहर हैं, वे निश्चित रूप से हमारी बहनों को हमें ढूंढने में मदद करेंगे। रिया के चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उनके पिता इतने शक्तिशाली थे, इसलिए उनकी आंखें बहुत तेज होनी चाहिए। राधिका ने इसके बारे में सोचा और कहा, तो चलो फूलों की तरह दिखने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते हुए उसने एक हाथ से फूल को अपने सिर के ऊपर रखा और दूसरे हाथ से जमीन पर मिट्टी का एक बड़ा टुकड़ा खोदकर अपने चेहरे पर पोंछा। राधिका ने पलटकर रिया से पूछा, क्या मैं अब फूल जैसी हो गई हूँ? रिया ने देखा कि उसके चेहरे के दोनों तरफ काले धब्बे लगे हुए थे, जैसे उसके सिर के ऊपर से फूल उग रहे हों। उसने सिर हिलाया। हाँ, तो और अपने ऊपर भी थोड़ी मिट्टी पोंछो। राधिका ने तुरंत मिट्टी का एक और बड़ा टुकड़ा पकड़ा और रिया के चेहरे पर पोंछ दिया। पिताजी को हमें ढूंढने में जरूर मुश्किल होगी। दोनों छोटी लड़कियां उनके भेष से तुरंत प्रभावित हुईं और आत्मविश्वास से भर गईं। उफ! अचानक दोनों छोटी लड़कियों को हल्कापन महसूस हुआ, जैसे कि वे तैर रही हों। उन्होंने जल्दी से नीचे देखा और पाया कि वे पहले से ही हवा में तैर रही थीं। वाह, मैं स्पष्ट रूप से एक फूल हूँ, मैं कैसे उड़ सकती हूँ? राधिका चिल्लाई। उसने खुद को एक फूल के रूप में छिपा रखा था, इसलिए उसे जमीन में दफना दिया जाना चाहिए था। हमें खोज लिया गया होगा, रिया ने असहाय होकर कहा। उन्होंने अपने चेहरे पर बहुत कीचड़ लगाया था, लेकिन फिर भी उन्हें खोज लिया गया। कितना निराशाजनक। फिर दोनों छोटी लड़कियों ने महसूस किया कि उनके शरीर में कसाव आ गया है, क्योंकि एक मजबूत हाथ ने उन्हें क्रमशः गले लगाया। राजमेहरा उनके पीछे दिखाई दिए और उन्हें गले लगा लिया। हाँ, डैडी ने तुम्हें ढूंढ लिया। बूहू, डैडी बहुत बढ़िया हैं। जब हम ऐसे होंगे तब भी तुम हमें ढूंढ सकते हो। राधिका बहुत दुखी थी, हालांकि वह तुरंत गर्व से मुड़ी और राजमेहरा के चेहरे को गले लगा लिया। इतना शक्तिशाली पिता होना बहुत अच्छा है। छोटी लड़की ने अपने कीचड़ भरे हाथों से राजमेहरा के चेहरे को गले लगाया और उन्हें कुछ बार चूमा। रिया ने भी ऐसा ही किया और अपने कीचड़ भरे हाथों से राजमेहरा को चूमा। राजमेहरा ने अपनी बेटियों के स्नेह का आनंद लेने के बाद ही अपने और दूसरों पर लगे दाग को साफ करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की एक किरण भेजी। जब उन्होंने राजमेहरा को रिया और राधिका को गोद में लेकर कोने से बाहर निकलते देखा, तो अनन्या और अलीशा चौंक गईं। पिताजी बहुत बढ़िया हैं, आपने वाकई रिया और राधिका को इतनी गुमनाम जगह से ढूंढ निकाला। ये सही है, भविष्य में जब हम लुका छिपी खेलेंगे तो डैडी को बुलाना ही मजेदार होगा। राजमेहरा ने तुरंत सिर हिलाया और मुस्कुराया। ठीक है डैडी, भविष्य में तुम लोगों के साथ खेलेंगे। लगभग सभी बच्चे बचपन में लुका छिपी खेलना पसंद करते थे। हालांकि बड़ों की नज़र में इस तरह का खेल बेहद मूर्खतापूर्ण था, लेकिन बच्चों के लिए इस तरह का खेल नयापन और चुनौती से भरा था। वे खेल की छिपने और खोजने की प्रक्रिया में लगातार उत्साह और संतुष्टि प्राप्त कर सकते थे। एक आदर्श गृहिणी के रूप में भविष्य में राजमेहरा को स्वाभाविक रूप से अपनी बेटियों की इच्छाओं को पूरा करना था और उनके साथ इस तरह का खेल खेलना था। डिंग! इस समय राजमेहरा के दिमाग में अचानक यांत्रिक आवाज गूंजी। आपने अपनी बेटियों के खेल में सक्रिय रूप से भाग लिया और उन्हें अपने पिता की संगति का एहसास कराया। इनाम, ग्रैंडमास्टर स्तर का शोधन कौशल। अचानक मिले इनाम ने राजमेहरा को फिर से उत्साहित कर दिया। ग्रैंडमास्टर स्तर का शोधन कौशल राजमेहरा के लिए बेहद उपयोगी था। इस कौशल में दुनिया के 5 तत्वों की सभी तकनीकें और तरकीबें शामिल थीं। अब से कोई भी जादुई खजाना या असंख्य खजाना राजमेहरा की इच्छा के अनुसार परिष्कृत किया जाएगा जो उसे चाहिए। उदाहरण के लिए 4 तत्वों की दिव्य तलवार जो उसने स्पिरिट स्लॉटर टॉवर से प्राप्त की थी। राजमेहरा अब उन्हें 4 नई अर्धअमर तलवारों को परिष्कृत करने के किसी भी प्रयास के बिना चुंबकीय तलवार भ्रूण के साथ जोड़ सकता था। ये हुनर वाकई कमाल का है। राजमेहरा भावुक होकर आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। डिंग! क्या तुम इनाम निकालना चाहते हो? हाँ, तुमने ग्रैंडमास्टर लेवल का रिफाइनिंग हुनर सफलतापूर्वक निकाल लिया है। सिस्टम को हटाने के बाद राजमेहरा ने अपनी 4 प्यारी बेटियों को देखा। जितना ज्यादा वह उन्हें देखता, उतना ही ज्यादा स्नेह महसूस करता। पिताजी, हम फिर से क्यों नहीं खेलते? राधिका को ऐसा लग रहा था कि उसे अभी तक काफी नहीं मिला है। जरूर, राजमेहरा ने सिर हिलाया। इस तरह की जिंदगी बहुत मजेदार थी। वह अपनी बेटी के अनुरोध को कैसे ठुकरा सकता था? वाह! अनन्या, रिया और अलीशा भी खेलना जारी रखना चाहती थीं। उन्होंने टीना और अनिका को भी अपने साथ खींच लिया। एक पल के लिए पूरा महल खुशी से भर गया। इस समय शाही शहर से 800 किलोमीटर दूर का दृश्य बिल्कुल अलग था। धमाका! हवा की एक भयानक लहर फूटी, जिससे सैकड़ों देवगढ़ सैनिक उड़ गए। जमीन कांप उठी और जमीन पर चट्टानें टूट गईं। आर्यन के साथ हजारों वार करने के बाद चौथे चरण के दानव सेनापति ने आर्यन को पूरी तरह दबा दिया था। उसके अधीन न केवल आर्यन घावों से लथपथ था, बल्कि देवगढ़ राज्य की सेना भी पीछे हटने को मजबूर थी।
और जिस दिशा में वे पीछे हटे वह शाही शहर था। ये देखकर कि वह अभी भी शाही शहर से 800 मील दूर था, आर्यन ने अपने दांत पीस लिए और उसकी आंखें क्रोध से भर गईं। पहले राजमहरा के सामने उसने पूरे विश्वास के साथ कहा था कि वह राक्षस सेना से निपट सकता है। अप्रत्याशित रूप से एक चौथे चरण का दानव सेनापति अचानक दूसरी तरफ प्रकट हुआ, जिससे देवगढ़ राज्य पीछे हट गया। आह, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये चौथे चरण का दानव सेनापति मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन पत्नी के लिए ये चींटी की तरह है। आर्यन क्रोधित था, लेकिन वह केवल अपने दांत पीसकर पीछे हट सकता था। स्विश स्विश स्विश, अचानक सैकड़ों लोग आसमान से गिरे। आर्यन ने ध्यान से देखा, वे सभी मार्शल कलाकार थे और ऐसा लग रहा था कि उनकी साधना आत्मा चरण के मध्य चरण से ऊपर थी। नेता ने आर्यन की ओर मुट्ठी बांधी। हम साधक हैं जो जूनियर स्वॉर्ड दाव मीट में भाग लेने के लिए देवगढ़ राज्य में आए थे। जब हमने देखा कि दानव सैनिक परेशानी पैदा कर रहे हैं तो हम मदद करने आए। आर्यन प्रसन्न हुआ और उसने भी जल्दी से अपनी मुट्ठी बांधी। आप सभी का धन्यवाद। वह बता सकता था कि ये सभी लोग धार्मिक संप्रदायों से थे। अपने गहन साधना स्तरों के अलावा वे अपने संप्रदायों की विभिन्न गुप्त तकनीकों से सशक्त थे, इसलिए उनकी युद्ध शक्ति काफी असाधारण थी। उनके शामिल होने से आर्यन को लगा कि वह बहुत संभावना से स्थिति को बदल देगा और राक्षस सेना को नष्ट कर देगा। ये बस कुछ और बेकार लोग हैं। तुम इतने घमंडी क्यों हो? अचानक एक बहुत ही कर्कश आवाज सुनाई दी, जिसने 5 किलोमीटर के क्षेत्र को हिला दिया। आर्यन और अन्य लोगों ने ऊपर देखा। दूर आकाश में बैंगनी काले भारी कवच में एक आकृति धमाके के साथ उतरी। वह एक सामान्य व्यक्ति से 1 सिर लंबा था। कवच के बाहर उसकी भुजाओं की मांसपेशियां उभरी हुई थीं। वह कम से कम 50 किलोग्राम का एक चंद्रवध कुल्हाड़ी पकड़े हुए था। एक 10 फीट लंबी बिच्छू की पूंछ उसके पीछे एक भयानक आभा के साथ हिल रही थी। उसकी आंखों में प्रकाश का घेरा देखकर आर्यन और अन्य लोग चौंक गए। एक 7वें चरण का राक्षस जानवर सेनापति। आर्यन अवाक रह गया। ऐसा कहा जाता है कि 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में राक्षसों ने हमेशा कम प्रोफाइल रखी थी और शायद ही कभी बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किए थे। अब न केवल राक्षस परेशानी पैदा कर रहे थे, बल्कि राक्षस जानवर जनरलों की भी एक अंतहीन मात्रा थी। पिछले चौथे चरण के राक्षस जानवर जनरल पहले से ही सबसे मजबूत थे, जिनका उन्होंने हाल के वर्षों में सामना किया था। अप्रत्याशित रूप से एक 7वें चरण के राक्षस जानवर जनरल दिखाई दिए। अरे, स्थिति फिर से बदल गई है। आर्यन ने खुद को कोसा। मर जाओ। इस समय 7वें चरण के राक्षस जानवर जनरल गोंगसनची ने चंद्रमा को मारने वाली कुल्हाड़ी उठाई और काट डाला। इस कुल्हाड़ी ने 5 किलोमीटर के दायरे में जमीन को सीधे चकनाचूर कर दिया, जिससे हजारों लोगों को खून की उल्टी होने लगी। पीछे हटो। ये देखकर आर्यन फिर से लड़ते हुए पीछे हट सकता था। हा, शाही शहर हमारे पीछे है। मैं आज शाही शहर में प्रवेश करूंगा और तुम्हारे देश को नष्ट कर दूंगा। गोंगसनची ने जब ये देखा तो वह बहुत खुश हुआ और उसने अहंकारपूर्वक सभी राक्षस सैनिकों को आगे बढ़ाया और हमला किया। चालू। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वे 800 किलोमीटर पार कर चुके थे। ये देखकर कि महल उसके पीछे था, आर्यन केवल अपने दांत पीस सकता था और शेष सैनिकों के साथ महल में घुस सकता था। प्रवेश करने के बाद उसने खाली महल को देखा और उसका दिल बैठ गया। यहाँ पत्नी नहीं थी। गोंगसनची, जो अंदर भागा, खुद को बेतहाशा हंसने से नहीं रोक सका। आर्यन, तुम यहाँ तक पीछे हट गए। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम इस जगह पर मरना चाहते हो? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके पीछे हजारों राक्षस सैनिक दौड़ पड़े। एक पल के लिए महल के सामने का चौक लोगों से भर गया। आर्यन ने अपने दांत पीस लिए। वर्तमान स्थिति ने उसे बहुत अधिक सोचने की अनुमति नहीं दी। वह केवल मृत्यु तक लड़ सकता था। इस समय एक युवा आवाज सुनाई दी। पिताजी ने मुझे फिर से पा लिया। रिया ने अपनी स्कर्ट उठाई और हॉल के दरवाजे के पीछे से भागी। उसके पीछे राजमहरा प्यार से मुस्कुराया और हॉल के दरवाजे से बाहर चला गया। उसे पकड़ने के बाद उसने तुरंत उसे गले लगा लिया। पिता और बेटी ने सेना के सामने मजाक किया। इस दृश्य ने गोंगसनची और अन्य राक्षसों को चकित कर दिया। अध्याय 122। उनमें से चित्रंजन सबसे ज्यादा हैरान था। 7वें चरण के स्वर्गीय बिच्छू दानव सेनापति के रूप में उसका विशाल और भयानक रूप स्वाभाविक रूप से एक अतुलनीय दमनकारी शक्ति रखता था। तार्किक रूप से अब महल में कोई भी व्यक्ति उसके सामने असहज महसूस कर सकता था। हालांकि उसने देखा कि राजमहरा और उसकी बेटी ने उसे अनदेखा कर दिया। यह इस हद तक था कि उसके पीछे मौजूद हजारों दानव सैनिकों को भी अनदेखा कर दिया गया। इस रवैये ने चित्रंजन के विश्व दृष्टिकोण को लगभग उलट दिया। ऐसा लगता है कि वे दिखावा नहीं कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, सफेद कपड़े पहने ये सुंदर आदमी वास्तव में हमें गंभीरता से नहीं लेता है। चित्रंजन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसका दिमाग बेहद सक्रिय हो गया। ऐसे व्यक्ति में असाधारण क्षमता होनी चाहिए। इस समय जब उसने राजमहरा को प्रकट होते देखा तो आर्यन का दिल बैठ गया। वह बहुत खुश हुआ और जल्दी से राजमहरा को प्रणाम किया। पत्नी, तो आप अभी भी यहाँ हैं? अब जब पत्नी प्रकट हो गई थी और अनिका हॉल में नहीं थी, आर्यन ने साहपूर्वक निश्चय किया कि उसने लिंगर को ठीक कर दिया होगा, इसलिए उसने अपनी बेटी के साथ खेल खेला। पत्नी, जब उसने यह अभिवादन सुना तो चित्रंजन की आंखें सतर्कता से चमक उठीं।
9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में केवल एक महारानी थी और वह महारानी मिस्टिक आइस दीपिका थी। उसने अपनी निगाह राजमहरा पर टिकाई और खुद से सोचा, दूसरे शब्दों में यह आदमी महारानी मिस्टिक आइस का आदमी है। चितरंजन ने अपने दांत पीस लिए। अगर वह वास्तव में महारानी मिस्टिक आइस का आदमी था तो अगर वे इस बार घुस आए तो उनकी संभावनाएं खराब होंगी। लखन, उस सफ़ेद वस्त्र वाले आदमी से मिलो। चितरंजन ने तुरंत चौथे चरण के राक्षस जानवर सेनापति लाखन को आदेश दिया। उसका लक्ष्य लाखन का उपयोग करके राजमहरा की परीक्षा लेना था। आखिरकार इससे पहले की सभी बातें सिर्फ अनुमान थीं। इसके अलावा आर्यन को उसे बेवकूफ़ बनाने से रोकने के लिए उसे लगा कि उसे सावधान रहना होगा और राजमहरा की ताकत का परीक्षण करने के लिए किसी को लाना होगा। हाँ, आदेश सुनने के बाद लाखन ने तुरंत अपने शरीर में सभी सच्चे सार को प्रसारित किया और राजमहरा पर प्रहार करने के लिए अपनी गदा उठाई। आर्यन कांपने से खुद को रोक नहीं सका। चौथे चरण के राक्षस जानवर सेनापति का हमला बेहद घातक था और इसने पहले ही आसपास की हवा को हिला दिया था। फिर उसकी नज़र राजमहरा पर पड़ी और वह खुद को उपहास करने से रोक नहीं सका। वे वास्तव में कॉन्सर्ट की ताकत का परीक्षण करना चाहते थे। कितना बेशर्म! धमाका! पलक झपकते ही लाखन के हाथ में नुकीला डंडा आ गया। हालांकि इससे पहले कि वह राजमहरा को छू पाता, लखन को एक थप्पड़ से उड़ा दिया गया। हिस्टिल्ड, चितरंजन और अन्य दसियों हजार राक्षस राजमहरा को देखकर चौंक गए। लखन को मक्खी की तरह दूर भगा दिया। हाँ, एक चौथे चरण के राक्षस जानवर सेनापति को एक थप्पड़ से उड़ा दिया गया। चितरंजन खुद को रोक नहीं सका और आधा कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें भय से भर गईं। जब राजमहरा ने अभी हमला किया तो उसने लखन के शरीर की सभी हड्डियों के टूटने की आवाज़ साफ सुनी। ये थप्पड़ सामान्य लग रहा था लेकिन इसमें बहुत ताकत थी। चितरंजन ने सोचा कि महारानी मिस्टिक आइस का आदमी सम्राट दायरे में था, लेकिन अब वह साहपूर्वक अनुमान लगाने से नहीं बच सका कि वह महान संत दायरे में था, क्योंकि उसने एक बार दानव सम्राट को हमला करते देखा था और वह राजमहरा से बहुत कमतर था। ऐसा लगता है कि यह आदमी उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि आर्यन ने महल में वापस जाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी अजय है। चितरंजन ने जल्दी से अपने शरीर में सभी सच्चे सार को प्रसारित किया और चिल्लाते हुए पागलों की तरह वापस भागा। हर कोई अपनी पूरी ताकत से पीछे हटो। इस चिल्लाहट के साथ राक्षस, जो पहले से ही राजमहरा से भयभीत थे, जल्दी से तितर बितर हो गए। राक्षस सैनिकों के एक हिस्से ने महल की दीवार को तोड़ दिया और दयनीय स्थिति में बाहर भाग गए क्योंकि वे बहुत घबरा गए थे। धमाका! एक बहुत बड़ा बल चितरंजन के शरीर में घुस गया, जिससे उसकी आधी से ज्यादा हड्डियां टूट गईं। चितरंजन को लगा कि आसमान से एक अवर्णनीय दबाव उतर रहा है, जैसे लाखों पहाड़ नीचे दबा रहे हों। हालांकि वह पहले से ही 7वें चरण का राक्षस जानवर सेनापति था, फिर भी वह ऐसे भयानक दबाव में चींटी जितना कमजोर था नहीं, वह चींटी से भी कमतर था। एक महान संत से जैसी उम्मीद थी। चितरंजन को पूरा यकीन था कि राजमहरा एक महान संत थे। ये दबाव निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसकी तुलना सम्राट क्षेत्र के साधक कर सकें। इस समय राजमहरा ने पहले ही रिया को अपनी बाहों में लेकर चितरंजन की छाती पर कदम रखा था और एक आत्मसंतुष्ट भाव से कह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे की चीज 7वें चरण का राक्षस जानवर सेनापति नहीं बल्कि धूल का एक टुकड़ा था। जहां तक मुझे पता है, बिच्छू कबीले ने 300,000 साल पहले 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में घुसपैठ की थी और मध्य क्लासिक पर्वत श्रृंखला के पास छिपा हुआ था। तुम लोगों ने देवगढ़ राज्य पर हमला क्यों किया? राजमहरा ने रिया को चिढ़ाते हुए शांति से पूछा। आर्यन ने तुरंत अपने कान खड़े किए और ध्यान से सुनने लगा। पिछले 2 वर्षों में युकांग राज्य की सीमा हमेशा राक्षसों द्वारा अशांत रही थी। उनमें से अधिकांश बिच्छू कबीले के सैनिक थे। अब तक उसे समझ में नहीं आया कि ये राक्षस इतने खुलेआम क्यों दिखाई देते हैं। चितरंजन चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि न केवल उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के साथी का साधना स्तर प्रभावशाली था, बल्कि वह असाधारण रूप से ज्ञानी भी था। बिच्छू कबीला छिपने में अच्छा था और उनके कबीले के लोग स्वाभाविक रूप से भूमिगत खुदाई करने के शौकीन थे। उनके कबीले की सभी इमारतें भी भूमिगत छिपी हुई थीं। अप्रत्याशित रूप से राजमहरा ने ऐसा रहस्य उजागर किया। इससे चितरंजन को लगा कि राजमहरा वास्तव में भयानक था। उससे मिलना न केवल उसका दुर्भाग्य था, बल्कि पूरे बिच्छू कबीले का भी दुर्भाग्य था। चितरंजन ने राजमहरा से कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की। उसने बड़ी मुश्किल से निगलते हुए कहा, हमारे राक्षसों के बीच अफवाहों के अनुसार दानव ज्वार के ठीक होने में बहुत समय नहीं लगेगा। मेरे ज्ञान के अनुसार इस बार का पुनरुत्थान एक महान चक्र है। कई दानव शक्तियां दिखाई देंगी और हमारे कबीले और अन्य कबीलों के दानव सम्राटों ने दानव ज्वार के पुनर्जीवित होने से पहले क्षेत्र पर कब्जा करने का फैसला किया है। तभी हम बड़े पैमाने पर अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। हमारा लक्ष्य सबसे पहले युएकांग को नीचे गिराना है और फिर इसे केंद्र के रूप में उपयोग करके उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग, क्रिम्सन निम्बस स्वर्ग और डोंगयुआन स्वर्ग की आसपास की शक्तियों में घुसपैठ करना है। दानव ज्वार पुनर्जीवित हो गया था। राजमहरा ने सबसे महत्वपूर्ण शब्द पकड़ा। निरपेक्ष रहस्यवादी सूत्र के अभिलेखों के अनुसार तथाकथित दानव ज्वार एक तरल पदार्थ था जो असंख्य प्राचीन राक्षसों द्वारा मरने के बाद छोड़े गए राक्षसी आभा से बना था। यह दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा के समान था जो आध्यात्मिक झरने में द्रवित हो गई।
जब दानव ज्वार पुनर्जीवित होता तो न केवल दुनिया से बड़ी मात्रा में राक्षसी आभा निकलती, बल्कि यह विभिन्न राक्षसों के साधना स्तर को भी बढ़ा सकती थी। इसके अलावा समय और स्थान अस्थायी रूप से गड़बड़ा जाते। 3000 दुनियाओं में छिपे अन्य दानव शक्तियां भी एक के बाद एक इस दुनिया में आ जातीं। इसलिए महान पुनर्जन्म के फिर से होने से पहले जो कोई भी अधिक क्षेत्र छीन सकता था, वह अधिक दानव ज्वारों पर कब्जा कर सकता था और उनका उपयोग करने के लिए अधिक दानव शक्तियों को भर्ती कर सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि राक्षस, जो हमेशा 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र के मनुष्यों द्वारा दबाए गए हैं, इतने बेचैन हैं। यदि वे 9 रहस्यमय स्वर्ग पर कदम रखना चाहते हैं तो ऐसा लगता है कि बिच्छू कबीले को खत्म करना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए राजमहरा ने जूनियर स्वॉर्ड दाव मीट समाप्त होने के बाद मध्य क्लासिक पर्वत श्रृंखला में जाने का फैसला किया। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी, कृपया मेरी जान बख्श दो। चित्रंजन बहुत भयभीत था। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं निश्चित रूप से दानव सम्राट को लड़ाई बंद करने की चेतावनी देने का कोई तरीका सोचूंगा। राजमहरा ने चंचलता से मुस्कुराते हुए कहा, आपको मेरे लिए संदेश देने की जरूरत नहीं है। यह चित्रंजन कांप उठा। क्या ये हो सकता है कि उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी व्यक्तिगत रूप से बिच्छू कबीले का दौरा करने जा रही थी? उसे कोई संदेह नहीं था कि राजमहरा की क्षमता के साथ वह निश्चित रूप से बिच्छू जनजाति के छिपने के स्थान को आसानी से ढूंढ पाएगा और पूरे कबीले को नष्ट कर देगा। भले ही दानव सम्राट प्रकट हो जाए, लेकिन बिच्छू जनजाति की रक्षा करना मुश्किल होगा। क्रैक! राजमहरा ने अपने पैरों से थोड़ा बल लगाया और जैसे कि उसने किसी पत्थर पर पैर रखा हो, उसने हल्की सी आवाज की। हालांकि जब ये चित्रंजन के शरीर तक पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे लाखों पहाड़ों ने उसे कुचल दिया हो और उसकी सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई हों। उसे बाहर खींचो, वह आंखों में चुभने वाला है। राजमहरा ने शांति से आर्यन की ओर देखा। हाँ, आर्यन ने जल्दी से निर्देशानुसार किया। चित्रंजन पहले से ही पूरी तरह से अपंग था। उसे एक ही वार से मारा जा सकता था। जहां तक भागती हुई राक्षस सेना का सवाल है, बिना नेता के उनके पास योएकांग राज्य की सेना की घेराबंदी में भागने का कोई रास्ता नहीं था। आर्यन ने राजमहरा की पीठ पर विस्मय से देखा। इस भीषण युद्ध में स्थिति खतरनाक थी। हालांकि कॉन्सर्ट ने इसे इतनी आसानी से उलट दिया। वह यह महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका कि जब कोई व्यक्ति कॉन्सर्ट जैसा होता है, तभी उसका जीवन व्यर्थ नहीं जाता। अध्याय 123। राजमहरा ने फिर कुछ देर अपनी बेटियों के साथ खेला। ये देखते हुए कि जूनियर स्वॉर्ड दाव मीट का समय निकट आ रहा था, वह और टीना बच्चों को स्वर्गीय तलवार पर्वत पर ले आए। वे स्वर्गीय तलवार पर्वत की चोटी पर पहुंचे। 50 किलोमीटर के दायरे में विशाल मार्शल आर्ट अखाड़ा पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। निश्चित रूप से वहां 1 लाख से कम लोग नहीं थे। मार्शल आर्ट अखाड़े में कुल 11 मार्शल आर्ट मंच थे। 10 छोटे मार्शल आर्ट अखाड़े बीच में सबसे ऊंचे अखाड़े को घेरे हुए थे। मार्शल आर्ट अखाड़े के दक्षिण पूर्व कोने में पंजीकरण के प्रभारी लोगों की एक पंक्ति थी। टीना ने कहा कि ये लोग नॉर्थ मिस्टिक हेवन, क्रिम्सन निम्बस हेवन और डोंग्युआन हेवन के स्वॉर्ड एलायंस से थे। इस बार जूनियर स्वॉर्ड दाव मीट की मेजबानी तीनों दुनियाओं के स्वॉर्ड एलायंस ने की थी। इसका उद्देश्य तलवार साधकों और तीनों लोगों के बच्चों को संकेतों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। वे युवा पीढ़ी का पोषण करेंगे और तलवार दाव को हमेशा के लिए आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। राजमहरा और टीना बच्चों को पंजीकरण के लिए ले आए। सोनू और आगे खड़े अन्य लोगों ने सफलतापूर्वक पंजीकरण पूरा कर लिया। जब अनन्या और अन्य 2 लड़कियों की बारी आई तो रिकॉर्डिंग के प्रभारी व्यक्ति ने खड़े होकर राजमहरा को प्रणाम किया। युवा गुरु, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। वह एक नज़र में बता सकता था कि राजमहरा में असाधारण आभा थी, इसलिए उसने इस बैठक के मुख्य प्रभारी व्यक्ति को आमंत्रित करने का फैसला किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि अनन्या और अन्य बहुत छोटी थीं और पंजीकरण के लिए न्यूनतम आयु 10 वर्ष से कम थी। और उसने राजमहरा को अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। नहीं, वह निश्चित था कि वह इतने छोटे बच्चों को साइन अप करने दे सकता है। इसलिए कुछ सोचने के बाद उसने राजमहरा के साथ बातचीत करने के लिए किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को आमंत्रित करने का फैसला किया। जल्द ही तलवार गठबंधन से एक व्यक्ति हरे रंग की पोशाक में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को लाया। हरे रंग की पोशाक वाले व्यक्ति अनिकेत ने दूर से ही राजमहरा को पहचान लिया और जल्दी से आगे बढ़कर प्रणाम किया। मैं उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के 9 चरम तलवार संप्रदाय का अनिकेत हूँ। नमस्कार पत्नी। पिछली बार जब वह शशांक के साथ परम आरंभ पवित्र भूमि पर गया था तो अनिकेत ने राजमहरा की असीम शान को मौके पर ही देखा था, इसलिए उसे अभी भी राजमहरा स्पष्ट रूप से याद है। तलवार गठबंधन से जो व्यक्ति उसे यहाँ लाया था उसने जल्दी से प्रणाम किया। नमस्कार पत्नी, कृपया मुझे माफ करें। चूंकि मेरी स्थिति कम है इसलिए मैं निर्णय लेने की हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए मैंने गठबंधन मास्टर अनिकेत को आमंत्रित किया। राजमहरा ने उदासीनता से सिर हिलाया। ये ठीक है, अनिकेत ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर कॉन्सर्ट बच्चों को यहाँ ला सकता है तो यह निश्चित रूप से इस बैठक को गौरवान्वित करेगा। हम बेहद खुश हैं। बेशक, हम 4 छोटी राजकुमारियों का भाग लेने के लिए स्वागत करते हैं। राजमहरा की पहचान जानने के बाद अन्य 2 तलवार गठबंधन नेताओं ने भी अनिकेत की तरह ही बात कही। पंजीकरण के बाद अनन्या और अन्य प्रतियोगिता के लिए योग्य थे। अनिकेत ने कहा, संरक्षक, 4 छोटी राजकुमारियां अभी भी छोटी हैं। मुझे डर है कि उनके लिए पहले दौर से प्रतिस्पर्धा करना उचित नहीं है।
आपको कब लगता है कि उन्हें मंच पर जाना चाहिए? जूनियर स्वॉर्ड दाव मीट के नियमों के अनुसार प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी युवा तलवार साधकों को एलिमिनेशन मैकेनिज्म के अनुसार परखा गया। प्रतियोगिता की शुरुआत से ही सभी 10 छोटे मार्शल आर्ट अरेना में प्रतिस्पर्धा करेंगे। 32वें स्थान से वे सबसे बड़े मार्शल आर्ट अरेना में प्रतिस्पर्धा करेंगे। 32 से 16, 16 से 8, 8 से 4, 4 से 2 और अंत में सबसे मजबूत चुना गया। अनन्या और अन्य लोगों के अलावा उपस्थित सभी लोग 10 वर्ष से अधिक आयु के युवा थे। अनिकेत को लगा कि चूंकि राजमेहरा ने अपनी बेटियों को प्रतियोगिता में भाग लेने दिया है, इसलिए उनकी तलवारबाजी इतनी कमजोर नहीं होगी। हालांकि 3 से 4 साल के बच्चे के रूप में उनमें और किशोरों के बीच शारीरिक शक्ति में अभी भी बहुत अंतर था। बच्चों को शुरू से ही मंच पर जाने और एक के बाद एक राउंड में प्रतिस्पर्धा करने देना स्पष्ट रूप से उचित नहीं था। राजमेहरा ने उदासीनता से कहा, इस बार मुख्य लक्ष्य उनके अनुभव को बढ़ाना है, इसलिए जब तक वे विशेषज्ञों के साथ मुकाबला कर सकते हैं तब तक ये ठीक है। वास्तव में उन्हें प्रतियोगिता के लिए स्थान लेने की आवश्यकता नहीं है। अनिकेत ने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं कंसोर्ट, टीना ने कहा। तो फिर अनन्या और बाकी लोगों को 4 सबसे ताकतवर लोगों से लड़ने दो। चूंकि वे अपना अनुभव बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए बेशक सबसे ताकतवर लोगों से लड़ना सबसे प्रभावी है। अनिकेत और अन्य 2 आयोजकों ने सहमति में सिर हिलाया। राजकुमारी सही कह रही है। इस बिंदु पर यह मामला पूरी तरह से तय हो गया था। जब उन्होंने सुना कि वे बड़े भाई बहनों के समूह में से 4 सबसे शक्तिशाली लोगों के साथ मुकाबला करने जा रहे हैं, तो अनन्या और अन्य लोग विशेष रूप से उत्साहित दिखे। वे सभी बहुत शक्तिशाली दिखते हैं। उनसे लड़ने में सक्षम होना वास्तव में प्रभावशाली है। ये सही है। माँ ने कहा कि वह विशेषज्ञों के साथ मुकाबला करने से मजबूत हो गई है। मुझे आज भी ऐसा ही करना है। मैं इसका बहुत इंतजार कर रहा हूँ। छोटी नौ, मैं बाद में एक विशेषज्ञ से लड़ने जा रहा हूँ। मुझसे सीखो। छोटी लड़कियों के प्यारे और प्रेरित भावों को देखकर राजमेहरा और टीना खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले टीना ने सोनू और अन्य लोगों को अन्य युवाओं के साथ चर्चा करने के लिए लाया। जहां तक राजमेहरा का सवाल है, वह अपनी 4 बेटियों को लेकर आया और उनके पीछे पीछे चला गया। जैसे जैसे चौक में चर्चा गहरी होती गई, कौन आगे निकल सकता है और पहले स्थान पर आ सकता है, इस पर सभी की चर्चाएं तेज हो गईं। डोंग्युआन हेवन का ईथरियल संप्रदाय और दिव्य पवन प्रांत का तलवार दाव अद्वितीय और अत्यंत प्रभावशाली है। इसलिए मुझे लगता है कि इन दोनों संप्रदायों के युवा संप्रदाय के गुरु शिवन और बंसल के पास प्रथम स्थान पाने की सबसे अधिक संभावना है। नहीं, उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग में भी विशेषज्ञ हैं। साहू कबीले के शिष्य सभी तलवार साधक हैं, विशेष रूप से सोनू। वह तलवार दाव के पहले क्षेत्र में पहुंचने वाला है। मेरी राय में क्रिम्सन निम्बस हेवन के चंदन और कुंदन सबसे मजबूत हैं, विशेष रूप से चंदन। वह शाही परिवार का वंशज है और उसे प्राकृतिक लाभ है। उसकी तलवारबाजी और भी शानदार है और उसे युवाओं के बीच अजेय कहा जा सकता है। कई युवा पुरुष और महिलाएं तलवार दाव प्रतिभाओं की प्रशंसा करते हुए लगातार बहस कर रहे थे जिनसे वे परिचित थे। हालांकि वे इस सम्मेलन में भाग लेने आए थे क्योंकि वे अलग दिखना चाहते थे और तालियां जीतना चाहते थे। तलवार दाव की साधना के लिए आवश्यकताएं बहुत कठोर थीं। प्रतिभाएं और प्राकृतिक लाभ पहले से ही निर्धारित थे। इसलिए जिस दुनिया में वे थे, वहां के प्रतिभाशाली लोग ऐसे लोग बन गए थे जिन्हें वे पार नहीं कर सकते थे। हालांकि दूसरी दुनिया के लोगों के सामने वे अपनी दुनिया के प्रतिभाशाली लोगों की प्रशंसा करते थे। इसलिए उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग, क्रिम्सन निम्बस स्वर्ग और डोंग्युआन स्वर्ग के युवा तलवार साधकों को लगा कि उनके प्रतिभाशाली तलवार साधकों को पहला स्थान मिलेगा। इस समय बैठक का ध्यान स्पष्ट था। कुल 5 लोग थे। उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग से सोनू, क्रिम्सन निम्बस स्वर्ग से चंदन और कुंदन, डोंग्युआन स्वर्ग से शिवन और बंसल। क्योंकि चंदन भी क्रिम्सन निम्बस हेवन का शाही शिष्य था, इसलिए अनिकेत, जो राजमेहरा के साथ चल रहा था, ने उसे सोनू से मिलवाया। सोनू और चंदन ने एक दूसरे को विनम्रता से प्रणाम किया। फिर चंदन आत्मविश्वास से मुस्कुराया। हम मंच के नीचे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन मंच पर अगर तुम मुझसे भिड़ते हो तो मुझे उम्मीद है कि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करोगे। तभी मुझे जीतने के बाद उपलब्धि का एहसास होगा। सोनू ने सिर हिलाया। वैसे ही, हे ठीक है। चंदन मुस्कुराया और जाने के लिए मुड़ा। दूर से कुंदन, शिवन और बंसल ने भी सोनू और चंदन की तरफ देखा। स्पष्ट रूप से उन्होंने उन दोनों को अपने सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी के रूप में माना। अनन्या, रिया, अलीशा और राधिका ने अपनी बड़ी काली आंखें झपकाईं और सोनू और चंदन को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए देखा। छोटी लड़कियों ने उम्मीद भरे भाव प्रकट किए। वे सोच रहे थे कि वे किस शक्तिशाली व्यक्ति से लड़ेंगे। अध्याय 124। बैठक आधिकारिक रूप से शुरू हुई। ऑडिशन की शुरुआत से ही 10 छोटे मार्शल आर्ट के मैदान युद्ध की खुशबू से भर गए। तलवार की रोशनी की धारियां चमक उठीं। एक के बाद एक तलवार की तकनीकें प्रदर्शित की गईं। अनन्या और अन्य लोगों ने जयकारे लगाए। क्योंकि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी तलवार साधक लड़ाई को जल्दी खत्म करना चाहते थे, इसलिए सबसे अधिक लोगों वाले चयन खंड में बहुत तेजी से प्रगति हुई। केवल 4 घंटों में 90% प्रतियोगी बाहर हो गए थे। फिर 1 और 2 घंटे के बाद शीर्ष 32 का उत्पादन किया गया।
सबसे बड़े मार्शल आर्ट के मैदान में निम्नलिखित मैच आयोजित किए गए। सोनू साहू, चंदन और अन्य ने अपने विरोधियों के खिलाफ भारी बढ़त के साथ पूरी तरह से जीत हासिल की और शीर्ष 8 में आगे बढ़े। शीर्ष 8 के लिए पहला मैच सोनू साहू और चंदन के बीच था। पिताजी, ये वास्तव में भाई सोनू और भाई जाओ हैं। वाह, वे सभी बहुत शक्तिशाली हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी प्रतिस्पर्धा करेंगे। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो सोनू, नॉर्थ मिस्टिक हेवन तुम्हारा साथ देगा। छोटी लड़कियां तुरंत उत्साहित हो गईं। उन्होंने अपनी छोटी मुट्ठियां उठाईं और सोनू साहू का उत्साहवर्धन किया। टीना ने राज मेहरा की ओर मुस्कुराते हुए कहा, चचेरे भाई, आपको क्या लगता है कि यह राउंड कौन जीतेगा? तलवार दाव में राज मेहरा की उपलब्धियों ने टीना को लंबे समय से प्रशंसा से भर दिया था। उसके दिल में राज मेहरा के हर शब्द तलवार दाव के सही अर्थ का प्रतिनिधित्व करते थे। राज मेहरा ने थोड़ा मुस्कुराया। सोनू साहू बहुत कुशल है और उसकी हर चाल काफी अनोखी है। दूसरी ओर चंदन तलवार की ऐसी तकनीक में माहिर है जो जटिल चालों को सरल बना सकती है। टीना ने एक पल के लिए सोचा और मुस्कुराए। मैं समझ गई। राज मेहरा के शब्द उनके तलवार दाव का एक सरल मूल्यांकन प्रतीत होते थे, लेकिन अगर कोई इसके बारे में ध्यान से सोचता तो उसे पता चलता कि उसने पहले ही बता दिया था कि कौन श्रेष्ठ है। टीना ने तलवार दाव की अपनी समझ का उपयोग राज मेहरा के शब्दों का विश्लेषण करने के लिए किया। वह तुरंत समझ गई कि राज मेहरा चंदन के बारे में अधिक सोचते थे, जो एक प्रकार की तलवार तकनीक में माहिर थे। सरलता ही कुंजी थी। चाल जितनी सरल और तेज होती उतनी ही प्रभावी होती। सोनू साहू हर काम में माहिर था, किसी भी काम में माहिर नहीं था। यह अपरिहार्य था कि वह कमतर था। न केवल तुम्हारा चचेरा भाई आश्चर्यजनक रूप से सक्षम है, बल्कि उसके शब्द भी अत्यंत गहन हैं। अगर मैंने अभी जो कहा उसके बारे में नहीं सोचा होता तो मैं गहरे अर्थ को समझ नहीं पाती। टीना की आंखें इधर उधर घूमी और राज मेहरा के सुंदर चेहरे पर घूम गईं। उसका दिल धड़क उठा। इस समय सोनू साहू और चंदन ने एक दूसरे को प्रणाम किया और फिर वे लड़ने लगे। सोनू साहू की तलवार की चालें जटिल थीं। उसने जो भी चालें चलीं वे सब चकाचौंध करने वाली थीं। दूसरी ओर चंदन बहुत संयमित था और आसानी से हमला नहीं करता था। स्विश! सोनू साहू द्वारा 10 चालें चलने के बाद चंदन को अचानक हमला करने का मौका मिल गया। ये वार समुद्र से निकले बाढ़ के अजगर की तरह था। एक क्रूर बाघ अपने शिकार पर झपट रहा था और यह सीधा सोनू साहू के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जा लगा। सोनू साहू ने अचानक सांस रोकी और जल्दी से अपनी तलवार से उसे रोक दिया। धमाका! चंदन की तलवार ने अचानक सोनू साहू की तलवार पर वार किया। शक्तिशाली तलवार की ताकत ने सोनू साहू की कलाई को हिला दिया जब तक कि वह सुन्न नहीं हो गई। टीना खुद को सिर हिलाने से रोक नहीं पाए। जैसा कि उसके चचेरे भाई ने कहा था, सोनू साहू चंदन के मुकाबले में नहीं था। मुझे खेद है। चंदन के ऊपरी हाथ पाने के बाद उसने अपना सारा असली सार प्रसारित किया और बिजली की गति से फिर से हमला किया। रहस्यमय स्वर्ग तलवार तकनीक। जब तलवार साधकों ने जो चंदन से परिचित थे ये सुना तो वे भयभीत भाव प्रकट करने से खुद को रोक नहीं पाए। रहस्यमय स्वर्ग तलवार तकनीक चंदन की अंतिम तकनीक थी। ऐसा लग रहा था कि यह वार तय करने वाला था कि कौन जीतेगा। धमाका! इससे पहले कि सोनू साहू खुद को स्थिर कर पाता, उसने महसूस किया कि एक तेज तलवार ऊर्जा शून्य से टूटकर आ रही है। उसने जल्दी से अपनी तलवार को उसे रोकने के लिए उठाया। हालांकि चंदन के भयंकर वार ने उसके हाथ में मौजूद तलवार को उड़ा दिया। फिर चंदन ने अपना पैर उठाया और उसे दूर फेंक दिया। प्लॉप! सोनू साहू मार्शल आर्ट के मैदान से गिर गया और अनिच्छा और सदमे से चंदन की ओर देखने लगा। अरे, मैं तो बस ऐसे ही हार गया। क्या नॉर्थ मिस्टिक हेवन ऐसे ही पूरी तरह से हार जाएगा? सोनू साहू बेहद उलझन में और परेशान था। अनन्या और अन्य लोगों के अलावा वह आखिरी नॉर्थ मिस्टिक हेवन स्वॉर्ड कल्टिवेटर था जो वहां मौजूद था। हालांकि वह भी चंदन से इतनी आसानी से हार गया। नॉर्थ मिस्टिक हेवन में अब कोई भी चंदन से नहीं लड़ सकता था। वह अनिच्छा और लाचारी से भर गया। फिर सोनू साहू खड़ा हुआ और अपना सिर हिलाया और फिर अपना सिर नीचे करके राज मेहरा की तरफ लौट गया। भाई सोनू, बुरा मत मानना। ये सही है, ये सही है। हारना कोई बड़ी बात नहीं है। अनन्या और बाकी लोगों ने जल्दी से उसे दिलासा दिया। अपने चचेरे भाइयों को इस तरह दिलासा देते देख सोनू साहू केवल अपने दांत पीसकर सिर हिला सका। उसने मन ही मन सोचा कि यह वाकई अफसोस की बात है। काश यह वयस्कों की प्रतियोगिता होती। अपने चाचा के साथ वह निश्चित रूप से अपने सभी विरोधियों को हराने में सक्षम होता। इसके बाद शीर्ष 8 के अन्य 3 राउंड शुरू हुए। जैसी कि उम्मीद थी, कुंदन, शिवन और बंसल ने शेष 3 स्थान प्राप्त किए। टीना ने कहा, ये चारों इस सम्मेलन में सबसे ताकतवर हैं। अनन्या और बाकी ने घबराकर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वाह, ये बड़े भाई सभी बहुत कमाल के हैं। राज मेहरा ने छोटी लड़कियों के घबराए और उत्साहित भावों को देखा और धीरे से कहा, चिंता मत करो बच्चों, ये बस एक सामान्य मुकाबला है। बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना याद रखो। वास्तव में इतने लंबे समय तक देखने के बाद वह पहले से ही बता सकता था कि अनन्या, चंदन और बाकी में से कौन बेहतर है। हालांकि चंदन और बाकी बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी 4 छोटी लड़कियों को दीपिका की राक्षसी प्रतिभा और तलवार चलाने की तकनीक विरासत में मिली थी। दूसरी बात, उन्हें उसकी अनंत तलवारबाजी की विरासत भी मिली थी।
अनजाने में उनकी ताकत वहां मौजूद युवाओं से कहीं ज्यादा थी। इसलिए वह वास्तव में उनकी तलवारबाजी की परीक्षा नहीं ले रहा था, बल्कि यह कि क्या वे एक बहुत शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए दीपिका की तरह आगे बढ़ सकती हैं। राजमेहरा का प्रोत्साहन और सांत्वना पाकर अनन्या और बाकी लोगों ने हिम्मत जुटाई। चिंता मत करो पापा, हम अपनी पूरी क्षमता से लड़ेंगे। छोटी लड़कियों की आंखें तुरंत लड़ने के जोश से भर गईं। जाओ, राजमेहरा ने अनन्या के छोटे से सिर को प्यार से सहलाया। पहला मुकाबला कुंदन से लड़ने का था। अनन्या ने सिर हिलाया और अपने होठों को दबाया और फिर मार्शल आर्ट के मैदान में जोरदार लड़ाई के जोश के साथ दौड़ पड़ी। एक पल में लंबा कुंदन और प्यारी अनन्या के बीच एक मजबूत विरोधाभास बन गया। उपस्थित सभी लोगों ने बेहद उत्सुकता भरी निगाहें दिखाईं और जब वे लड़ेंगे तो जो चिंगारी निकलेगी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुंदन ने अनन्या को कम नहीं आंका। वह इतना मूर्ख नहीं था कि यह सोचे कि अनन्या कुछ नहीं कर सकती। हालांकि कुंदन इतनी प्यारी छोटी लड़की के साथ निर्दयी नहीं हो सकता था। तो उसने कहा, छोटी बच्ची, मैं बाद में तुम्हारे साथ कुछ चालें अभ्यास करूंगा, ज्यादा मत करो। अनन्या ने अपना सिर हिलाया। नहीं, माँ ने कहा है कि एक बार जब हम किसी चीज पर अपना मन बना लेते हैं तो हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। बड़े भाई, हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। कुंदन हंसे बिना नहीं रह सका। ठीक है, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। अनन्या ने दृढ़ निश्चयी भाव प्रकट किया। तो मैं आ रही हूं। इतना कहकर उसने अपने हाथ में तलवार उठाई और कुंदन पर वार कर दिया। हाँ, यह महसूस करते हुए कि अनन्या की तलवार की चाल थोड़ी अनियमित थी, कुंदन के चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई। पलक झपकते ही उसने महसूस किया कि अनन्या की तलवार उससे सिर्फ 1 फीट की दूरी पर थी। हाँ, यह इतनी तेज क्यों है? कुंदन चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अनन्या की तलवार अचानक कई गुना तेज हो जाएगी। घबराहट में उसने जल्दी से अपनी पूरी ताकत से अपना असली सार प्रसारित किया और अनन्या की तलवार की चाल की गति को दबाने के लिए जोर से वार किया। धमाका। हालांकि एक जोरदार धमाके के बाद कुंदन ने घुरघुराहट की और अपनी तलवार के साथ जल्दी से पीछे हट गया। वह अपना पैर खो बैठा और मार्शल आर्ट के मैदान से नीचे गिर गया। ये दृश्य देखकर सभी दंग रह गए। रिया, अलीशा और राधिका ने अपने मुंह बंद कर लिए। वाह, बहन कितनी कमाल की है, उसने उसे एक वार से हरा दिया। कितनी शक्तिशाली। अनन्या भी दंग रह गई। जब वह होश में आई तो उसे पता चला कि यह सब सच था। कुंदन को जमीन पर गिरते देख वह जल्दी से मार्शल आर्ट के मैदान की तरफ भागी। बड़े भाई, क्या तुम ठीक हो? कुंदन ने अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूं। तो क्या तुमने अभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? अनन्या ने सोचा कि उसने हमला करते ही जीत हासिल कर ली थी। वह वास्तव में इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर पाए। कुंदन शर्मा गया। ओह, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। अध्याय 125। ओह ओह, यह अच्छा है। अनन्या ने सिर हिलाया। छोटी लड़की को बहुत गर्व महसूस हुआ, इसलिए वह इतने शक्तिशाली बड़े भाई को भी हरा सकती है। ऐसा लग रहा था कि उसके पिता और माँ वाकई प्रभावशाली थे। वह उन्हें पाकर बहुत खुश थी। वहां मौजूद 1 लाख से ज्यादा लोग भावुक होकर आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाए, जैसा कि उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी की बेटी से उम्मीद थी। वह कमाल की थी। अनन्या के राजमेहरा के पास लौटने के बाद रिया की बारी थी। बेबी, तुम कर सकती हो। राजमेहरा ने उसके छोटे से सिर को प्यार से सहलाया। रिया, तुम कर सकती हो। बहन, तुम कर सकती हो। अनन्या, अलीशा और राधिका ने भी रिया का उत्साहवर्धन किया। रिया ने लड़ाई के जोश के साथ सिर हिलाया और मार्शल आर्ट के मैदान में चली गई। उसके सामने डोंग्युआन स्वर्ग से शिवन खड़ा था। कुंदन की हार के सबक के साथ शिवन ने प्यारी रिया को बिल्कुल भी कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी तलवार निकाली और रिया को गंभीरता से प्रणाम किया। युआन परिवर्तन तलवार। फिर शिवन ने अपने संप्रदाय की अंतिम तकनीक का इस्तेमाल किया। एक पल के लिए तलवार की ऊर्जा 100 मीटर तक फैल गई और अतुलनीय रूप से भयंकर गति के साथ रिया की ओर वार किया। अनन्या और अन्य 2 लड़कियों ने अपनी छाती पर अपनी बाहें क्रॉस कर लीं। वाह, क्या शक्तिशाली तलवार चाल है। रिया, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। रिया ने एक गहरी सांस ली। इस समय उसका दिमाग केवल अपनी मां की तलवार चाल और अपने पिता द्वारा दी गई तलवार की मंशा से भरा हुआ था। तलवार की ऊर्जा को पास आते हुए महसूस करते हुए उसने अपने हाथ में तलवार उठाई और उसे तितली की तरह घुमाया। धमाका। उसकी तलवार ने सही समय पर शिवन की तलवार की नोक को छुआ और शिवन के हमले की दिशा को मोड़ दिया। नवा, कितना प्रभावशाली। ये तलवार चाल वास्तव में शक्तिशाली है। शिवन चौंक गया और जल्दी से अपने असली सार को शिखर पर ले आया। अपनी कलाई के एक झटके के साथ उसने एक और भी मजबूत तलवार चाल का आविष्कार किया। बड़े भाई, मैं जवाबी हमला करने जा रहा हूँ। पीछे हटने के बजाय रिया आगे बढ़ी और अपने हाथ में तलवार लेकर जवाबी हमला किया। उसे अच्छी तरह याद था कि उसकी मां ने कहा था कि अगर वह दुश्मन को हराना चाहती है तो उसकी तलवार की गति दबंग होनी चाहिए। जब हमला करने का समय आया तो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के हमला करना था। राजमेहरा द्वारा बताई गई तलवार की मंशा के साथ छोटी लड़की की चाल दबंग और अलौकिक थी। एक अप्रत्याशित प्रक्षेपवक्र के साथ उसने शिवन की कलाई पर वार किया। हिस। शिवन चौंक गया और जल्दी से तलवार को छोड़ दिया और फिर अपने हाथ में रखी तलवार को फेंक दिया।
धमाका, तलवार एक कर्कश ध्वनि के साथ गिरी। इस समय रिया ने अपनी तलवार रख दी और अपने दो प्यारे डिंपल के साथ मुस्कुराए। बड़े भाई, तुम हार गए। वह भी अभी शिवन को डराना चाहती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी अपनी तलवार फेंक देगा। तलवार की खेती करने वाले के लिए हाथ में तलवार न होना आत्मसमर्पण करने के बराबर था। शिवन ने अजीब तरह से आह भरी और तलवार उठाने के लिए नीचे झुका। छोटी बहन, तुम वाकई बहुत शक्तिशाली हो। जब उन्होंने उसे पीछे मुड़ते और निराश होकर मार्शल आर्ट के मैदान से बाहर जाते देखा तो वहां मौजूद सभी लोग फिर से भावुक हो गए। छोटी लड़की बहादुर, बुद्धिमान और निर्णायक थी। वह निश्चित रूप से भविष्य में तलवार की अमरता हासिल करेगी। अब मेरी बारी है। अलीशा ने देखा कि उसकी दोनों बहनों ने एक ही चाल से जीत हासिल कर ली है और वह लड़ाई के जोश से भर गई। जब वह मंच पर चढ़ी तो उसने देखा कि बंसल पहले से ही वहां खड़ा था। पहले 2 राउंड में बंसल के अवलोकन के बाद उसने पाया कि अनन्या और रिया की तलवार की तकनीक बेहद शानदार थी। उसे यकीन था कि अलीशा की तलवारबाजी की उपलब्धियां भी निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली थीं। अलीशा को हराने के लिए उसने हमला करने और बचाव करने का फैसला किया। दिव्य पवन प्रांत की निश्चित तलवार तकनीक का उपयोग करते हुए उसने एक सुरक्षात्मक आभा बनाने के लिए अपने परिवार की गुप्त तकनीक को सक्रिय किया। इसके बाद उसने अलीशा को दबाने के लिए अपनी तलवार की चाल का इस्तेमाल किया। फिर वह लगातार अलीशा की ताकत का उपभोग करता रहा जब तक कि वह थक न जाए। ये सोचकर उसने तुरंत अपना असली सार प्रसारित किया और अपने शरीर के चारों ओर एक हल्के पीले रंग की सुरक्षात्मक आभा बनाई। अलीशा ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं और पूछा, बड़े भाई, आपकी यह पीली गैस क्या है? बंसल ने कुछ भी नहीं छिपाया और कहा, यह हमारे परिवार की गुप्त साधना तकनीक द्वारा बनाई गई एक सुरक्षात्मक आभा है। इसका उपयोग विशेष रूप से आपके हमलों को रोकने के लिए किया जाता है। ओह ओह, अलीशा ने सिर हिलाया। उसे लगा कि वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। अनन्या और मंच के नीचे मौजूद अन्य लोगों ने घबराते हुए राजमेहरा से पूछा, पिताजी, क्या अलीशा उस पीली गैस को तोड़ सकती है? हाँ, राजमेहरा ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। अलीशा बहुत अंतर्मुखी व्यक्ति थी, लेकिन वह पूरी तरह से अंतर्मुखी नहीं थी। उसका गुस्सा अभी भी दीपिका जैसा ही था। राजमेहरा को विश्वास था कि उनकी प्यारी बेटी बंसल की सुरक्षात्मक आभा को तोड़ने के लिए अपनी सारी ताकत इकट्ठा करने का कोई तरीका जरूर सोचेगी। यूयूडिंग पहले तो थोड़ी चिंतित थी, लेकिन राजमेहरा को देखकर उसने खुद को सिर हिलाया। चूंकि उसकी चचेरी बहन ने ऐसा कहा है तो ऐसा ही होना चाहिए। छोटी लड़की, तुम्हें इसे पकड़ना होगा। बंसल के बोलने के बाद उसने अलीशा पर हमला किया। दिव्य पवन प्रांत की निश्चित तलवार चाल 9 स्वर्गों में उड़ते हुए एक ड्रैगन की आभा के साथ भड़क उठी। तलवार की गति असाधारण थी। एक पल में अलीशा के सामने सैकड़ों तलवार की छायाएं दिखाई दीं। इस दृश्य ने अनन्या और अन्य लोगों को घबरा दिया। सौभाग्य से अलीशा का व्यक्तित्व शांत था और वह बंसल के हमले से भयभीत नहीं थी। उसने बंसल की कमजोरी को खोजने के लिए अपनी तलवार से हल्के से वार करते हुए चकमा दिया और आगे बढ़ गई। 50 चालों के बाद छोटी लड़की की आंखें अचानक चमक उठीं। समझ गया। वह तुरंत उड़ गई और उसके दिमाग में राजमेहरा की तलवार से हमला करने की छवि भर गई। स्विश! ये तलवार चाल बेहद सीधी थी। ये कुशल लेकिन सरल थी और इसमें असीम शक्ति थी। एक हरे रंग की तलवार की ऊर्जा बंसल की तलवार की ऊर्जा सील को भेदती हुई उसकी छाती में जा घुसी। जब इसने उसकी सुरक्षात्मक आभा को तोड़ दिया तो उसे 10 कदम से ज्यादा पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। बंसल दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अलीशा की तलवार की चाल इतनी सरल और बिना किसी टेढ़े कोण या चाल के होगी। हालांकि ये तलवार की चाल ही थी जिसने उसे चौंका दिया और उसकी सुरक्षात्मक आभा को तोड़ दिया। वाह, मैं जीत गई। अलीशा इतने लंबे समय से बंसल द्वारा दबाई गई थी और आखिरकार जीत गई। इससे उसे गर्व महसूस हुआ और वह बेहद उत्साहित थी। बड़े भाई, मुझे जीतने देने के लिए धन्यवाद। हालांकि अलीशा बहक नहीं गई। इसके बजाय उसने विनम्रता से बंसल को प्रणाम किया। ये कहने के बाद वह खुशी खुशी मार्शल आर्ट के मैदान में भाग गई और खुद को राजमेहरा की बाहों में फेंक दिया। उसने अपना चेहरा राजमेहरा के पेट में दबा लिया और चुपके से मुस्कुराए। बेबी, तुमने बहुत अच्छा किया। राजमेहरा को स्वाभाविक रूप से अपनी प्यारी बेटी की प्रशंसा करनी पड़ी। जब उसने देखा कि उसकी तीनों बहनों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है तो आखिरी में आने वाली राधिका लड़ने के जोश से भर गई। उसने धीरे से 9 सिर वाले स्वर्गीय अजगर को अपनी बाहों में थपथपाया और फुसफुसाया, छोटी 9, हमें बाद में साथ मिलकर कड़ी मेहनत करनी है। वह छोटी 9 को मंच पर लाना चाहती थी और अपनी बहनों की तरह चंदन को हराना चाहती थी। 9 सिर वाले स्वर्गीय अजगर ने उसकी बाहों में आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। ऐसा लगा कि राधिका चाहती थी कि वह चंदन पर एक साथ हमला करे। बस इसी तरह राधिका 9 सिर वाले स्वर्गीय अजगर को मार्शल आर्ट के मैदान में ले आए। चंदन, जो वहां इंतजार कर रहा था, के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उसने पाया कि अनन्या, रिया और अलीशा सभी बहुत शक्तिशाली थीं। न केवल उनकी तलवारबाजी शानदार थी, बल्कि वे बहुत फुर्तीली भी थीं और मौके पर बदलावों के अनुकूल ढलना जानती थीं। चूंकि राधिका का जन्म उन्हीं की मां से हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे कम नहीं आंका जा सकता था। इसलिए चंदन ने अपनी पूरी ताकत से अपना असली सार प्रसारित किया और अपनी सारी क्षमता को जगाया।
उसने मन ही मन कसम खाई कि वह राधिका को हराने के लिए सबसे तेज चाल का इस्तेमाल करेगा। बड़े भाई, चलो शुरू करते हैं। राधिका ने चंदन की जानलेवा आभा को महसूस किया और खुद को खुश करने के लिए अपनी बाहों में 9 सिर वाले स्वर्गीय अजगर को थपथपाने से खुद को रोक नहीं पाए। 9 सिर वाले स्वर्गीय अजगर ने तुरंत समझ लिया कि यह राधिका द्वारा भेजा गया हमला संकेत था। तो मैं समारोह में खड़ा नहीं रहूंगा। चंदन की निगाहें ठंडी हो गईं। उसने अपनी लंबी तलवार पकड़ी और राधिका पर एक बहुत ही भयंकर चाल से हमला किया। जैसे ही वह राधिका से 2 कदम दूर था, राधिका की बाहों से एक काली छाया निकली। पलक झपकते ही वह 1000 फीट ऊंचा हो गया। धमाका! 9 सिर वाले स्वर्गीय अजगर ने अचानक चंदन को जमीन पर दबा दिया और राधिका की ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो वह कह रहा हो, मैंने उसे दबा दिया है, आओ और उसे पीट दो। राधिका अवाक रह गई।